Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the PIB and AIR news for 26th February. आज के पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं. फर्स्ट इज एक्सरसाइज संप्रीति. ये एक बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन है, तो आपको बताना है कौन सी दो कंट्रीज के बीच में होता है एक्सरसाइज संप्रीति. सेकंड क्वेश्चन इज विच कम्युनिटी इज नोन फॉर बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग. ठीक है, तो ये एक ट्रेडिशनल आर्ट है हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग का, बगरू आर्ट. तो ये कौन सी कम्युनिटी इसके लिए जानी जाती है और वो कम्युनिटी कहाँ पे बेस्ड है, ये भी बताइएगा. थर्ड क्वेश्चन इज वेयर इज सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी लोकेटेड. ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन इज which article 31A, 31B और 31C is or are associated with 9th schedule of constitution. तो 9th schedule of constitution में इनमें से कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है 31A या 31B या 31C. फिफ्थ क्वेश्चन इज अडॉप्शन ऑन सक्सेशन. ये जो सब्जेक्ट है ये कौन सी लिस्ट के अंदर आता है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट. ओके. एंड सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर आर्टिलरी गन्स एंड गिव सम एग्जांपल्स फ्रॉम इंडिया. तो इंडिया के पास में कौन सी आर्टिलरी गन्स हैं, उनके नाम भी बताने और आर्टिलरी गन्स क्या होती हैं. ओके. Now let's start with the news today. तो सेंट्रल जीनोमिक्स एंड क्वालिटी लेबोरेटरी फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया गया है. ओके. और इट इज़ डन एट आईकार NRRI, दैट इज़ नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट. और नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ये कटक में है एंड कटक इज़ अ सिटी इन उड़ीसा. याद रखिएगा NRRI जो नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये उड़ीसा में है. डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI. ये IRRI जो है उसका साउथ एशियन रीजनल सेंटर वाराणसी में है, लेकिन नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कटक में है. ओके. अब यहाँ पे ये लैब इनॉग्रेट की गई है. NRRI के बारे में बताया गया है, ये इसका इंसेप्शन हुआ था 1946 में और इस इंस्टीट्यूट ने काफ़ी ज़्यादा कंट्री के ग्रीन रेवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट किया है और had steered groundbreaking research and development of high yield rice varieties. तो HYV varieties राइस की में उसने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट किया था जिससे राइस प्रोडक्शन में खासकर हमें सेल्फ सफिशिएंसी मिली थी. ओके. और अभी रिसेंटली इस इंस्टीट्यूट ने दो हाई प्रोटीन राइस वेराइटीज़ और दो क्लाइमेट स्मार्ट वेराइटीज़ रिलीज़ की हैं. तो हाई प्रोटीन राइस वेराइटीज़ जो हैं वो हैं CR धान 310 एंड CR धान 311. ओके. और क्लाइमेट स्मार्ट वेराइटीज़ हैं CR धान 801 एंड 802. ओके. तो डायरेक्टली यदि पूछा जाए किस चीज़ की वेराइटीज़ हैं तो धान इज़ हिंदी फॉर राइस, यू मस्ट बी नोइंग. और जिसको नहीं पता याद रखिएगा ये राइस की वेराइटीज़ है. ओके. और इनके बारे में खास क्या है, दे आर टॉलरेंट टू बोथ सबमर्जेंस एंड ड्राउट एंड फ्यू बायोटिक स्ट्रेसेस. ओके. तो क्लाइमेट स्मार्ट वेराइटीज़ इनको क्यों कहा जा रहा है कि सबमर्जेंस से भी टॉलरेंट है, फ्लड आ जाए या फिर सूखा पड़ जाए या फिर बायोटिक स्ट्रेसेस भी हो तो उन सब से ये टॉलरेंट है. ओके. अब जो नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये नोडल एजेंसी है फॉर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ BGREI प्रोग्राम. BGREI प्रोग्राम स्पेसिफिक है ईस्टर्न इंडिया के लिए, ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन इन ईस्टर्न इंडिया. तो जिसमें इस इंस्टीट्यूट ने नोडल एजेंसी का काम किया है. और इसके अलावा इस इंस्टीट्यूट ने एक मोबाइल ऐप भी बनाया है, राइस एक्सपर्ट. और इट इज़ हेल्पिंग इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू फार्मर्स इन रियल टाइम. तो फार्मर्स को रियल टाइम इंफॉर्मेशन देने के लिए और इसके अलावा साइंटिस्ट से जो इंफॉर्मेशन फार्मर्स तक जाती है उसका फ्लो बना रहे, वो इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम पहुंचती रहे, उसके लिए भी ये ऐप डेवलप की गई है. ओके. नाउ एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और जो ईयर एंड रिव्यू बनाया गया था PIB का उसमें भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में आपको इसके बारे में डिटेल मिल जाएंगी. एंड एक बार फिर से हम यहाँ पे भी देख लेते हैं.
तो एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए 40 क्लस्टर्स बनाए गए हैं और नाबार्ड, एपीडा, एमपीडीए एंड प्लांटेशन बोर्ड्स, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस को ये असिस्टेंस देंगी। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस के मैंने नाम लिए, नाबार्ड, एपीडा, एमपीडीए, प्लांटेशन बोर्ड्स, तो ये असिस्टेंस देंगी ये इंश्योर करने के लिए कि फार्मर्स को एडिक्वेट मार्केट प्राइस मिले और वो अपने प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट कर सके। ठीक है, तो ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे नाबार्ड है तो वो नेशनल बोर्ड है फॉर एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट, ये फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, तो ये भी फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए है रूरल डेवलपमेंट के लिए और एग्रीकल्चर के लिए। देन एपीडा भी जो है वो एग्रीकल्चर और जो प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके एक्सपोर्ट के लिए है। एंड एमपीडीए इज फॉर मरीन प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये सारी जो एजेंसीज हैं इनको भी मतलब इस पॉलिसी में ये कहा गया है कि आप इंश्योर करो कि फार्मर्स को सही मार्केट प्राइस मिले और वो अपना प्रोड्यूस जो है एक्सपोर्ट कर सकें। ठीक है, अब एफपीओज ने यहाँ पे मतलब बताया कि उनको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है इन एक्सेसिंग वैल्यू चेन्स एंड सफ़र फ्रॉम लैक ऑफ एक्सेस टू मार्केट्स। तो उनको इजीली एक्सेस नहीं मिलता है मार्केट्स का और वो वैल्यू चेन्स को भी एक्सेस नहीं कर पाते हैं। नाउ एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी, अब इस मेन पॉलिसी पे आते हैं। दिस इज अलाइंड विद द विजन ऑफ डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम। तो ये इसका विजन क्या है? फार्मर्स इनकम को डबल करना बाय प्रोवाइडिंग द फार्मर्स द बेनिफिट ऑफ एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी थ्रू अ स्टेबल ट्रेड पॉलिसी रेजिम। तो फार्मर्स को इस चीज़ का फ़ायदा मिले, एक स्टेबल ट्रेड पॉलिसी रेजिम हो और उनको एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ मिले, इसलिए ये पॉलिसी है। और ये इसका जो फोकस है खासकर वो क्लस्टर्स को डेवलप करने में है जिनके अंदर ऐसे क्लस्टर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन का पोटेंशियल है। ओके, और साथ में प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना और ब्रांडिंग करना अपने प्रोड्यूस की, ये सारी चीज़ें इस पॉलिसी में इंक्लूडेड हैं। और मेन एम जो है इस पॉलिसी का यदि कहा जाए तो वो है एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी है ना, तो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स को डबल करना। और ये फैक्ट याद रखिएगा, डबल करके 2022 तक 60 बिलियन यूएस डॉलर पे लेकर आना है एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स को। ठीक है, 2022 तक हमारा वैसे भी एम है फार्मर्स इनकम को डबल करना, तो इस पॉलिसी में एक्सपोर्ट्स को भी डबल करने की बात की गई है टू 60 बिलियन यूएस डॉलर्स बाय 2022। याद रखिएगा इस पॉलिसी के बारे में। और कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए, लाइक लिफ्टिंग ऑफ प्रोहिबिशन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल्स एंड पल्सेस। ठीक है, तो पहले एडिबल ऑयल और पल्सेस का एक्सपोर्ट पे प्रोहिबिशन था जिसको अब हटा दिया गया है। फिर प्रोविजन ऑफ MEIS ऑन अ नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। ओके, MEIS के बाद ये मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम है और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई है नई इंडिया की 2015 टू 2020 के लिए वैलिड है, जिसमें दो स्कीम्स थी, SEIS फॉर सर्विस एक्सपोर्ट्स एंड MEIS फॉर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट के लिए ही ये स्कीम है जिसमें जो भी एक्सपोर्टर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिवाइज किया जाता है ताकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे होते हैं उनमें कई सारे लॉसेस वगैरह होते हैं। ओके, तो उसको कंपनसेट करने के लिए उनको इंसेंटिवाइज किया जाता है। Okay, now key missions launched on Foundation Day of Department of Biotechnology। तो 33rd फाउंडेशन डे था इस डिपार्टमेंट का जिसकी थीम थी सेलिब्रेटिंग बायोटेक्नोलॉजी। और इसमें कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए जैसे कि ब्राइट अवार्ड्स भी दिए गए, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस अवार्ड्स। ओके, और बायोटेक डिपार्टमेंट के बारे में बताया गया है कि इसमें 33 ईयर्स में इसने काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया है, कई सारे सेक्टर्स में सॉल्यूशंस दिए हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी आजकल हर सेक्टर में, तो हेल्थ केयर में, क्रॉप वेराइटीज़ में, एनिमल डायग्नोस्टिक्स एंड टेक्नोलॉजी फॉर जनरेशन ऑफ क्लीन एनर्जी। ओके, अब कई सारे मिशंस अब अनाउंस किए गए थे ये फाउंडेशन डे पे, वो देख लेते हैं। जैसे उन्नति, दैट इज अटल जय अनुसंधान बायोटेक मिशन अंडरटेकिंग नेशनली रेलेवेंट
टेक्नोलॉजी इनोवेशन, ये बहुत टफ लगेगा अभी, बट अब बार बार न्यूज़ में, आप करंट अफेयर्स में जैसे जैसे देखोगे, पीआईबी में ही अभी ये कई बार आएगा, तो आपको ये मिशंस वगैरह जो हैं याद हो जाएंगे. ओके, सो उन्नति मिशन, इट इज़ रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी, अटल जय अनुसंधान मिशन, बायोटेक मिशन. ओके, अब ये एग्रीकल्चर और एनर्जी सेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए अगले 5 साल में. ओके, उन्नति मिशन अगले 5 साल में हेल्थ, एग्रीकल्चर और एनर्जी सेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बायोटेक से रिलेटेड है. अब इस मिशन में क्या आएगा, हेल्थ की बात आई तो उससे रिलेटेड है गर्भिणी, तो गर्भिणी ये मिशन इसी के अंदर, उन्नति के अंदर ही आएगा. इट इज़ टू प्रमोट मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ एंड डेवलप प्रिडिक्शन टूल्स फॉर प्री टर्म बर्थ. ओके, तो अगर प्री टर्म बर्थ होता है उसका प्रिडिक्शन करना और मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ को प्रमोट करना, उसके लिए गर्भिणी मिशन है. और इनसेपी, दिस इज़ अ मिशन टू डेवलप अफोर्डेबल वैक्सीन्स फॉर एंडीमिक डिजीजेस. तो जो एंडीमिक डिजीजेस, एंडीमिक यानी कि जो किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए स्पेसिफिक, वहाँ की अगर कोई डिजीज़ हो तो वहाँ के लिए मतलब वैक्सीन्स वगैरह डेवलप करना. देन डेवलपमेंट ऑफ बायो फोर्टिफाइड एंड प्रोटीन रिच व्हीट कंट्रीब्यूटिंग टू पोषण अभियान. तो पोषण अभियान यानी नेशनल न्यूट्रिशन मिशन ऑलरेडी हमारा चल रहा है, तो उसके लिए प्रोटीन रिच व्हीट डेवलप करना. ओके, then there is a mission on antimicrobial resistance for affordable diagnostics and therapeutics और clean energy mission. ठीक है, तो इसमें आप देखें, आपने सारी चीज़ें इन्होंने कवर की हैं, हेल्थ, एग्रीकल्चर और एनर्जी सेक्टर को. ओके, तो इस मिशन का आप याद रखिएगा, उन्नति मिशन इज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी missions. Now NDMA to conduct national workshop on heat wave risk reduction. तो सबसे पहले NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में देते हैं. ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एजेंसी है, याद रखिएगा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एजेंसी है. और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट से आई थी 2005 के. ओके, अब इस एजेंसी में 9 मेंबर्स होते हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो रहते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन रहते हैं. ओके, तो 2005 के एक्ट से बनी थी एंड पीएम इज दी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन. अब हीट वेव के बारे में भी देख लेते हैं. तो हीट वेव इज अ पीरियड ऑफ एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर्स मोर देन द नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर दैट अकर्स ड्यूरिंग द समर सीजन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया. तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में मैक्सिमम रहता है, उसके बाद में सेंट्रल इंडिया के पार्ट्स में भी आता है. तो जब नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर होता है उससे भी अगर बहुत ज़्यादा एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर चला जाए, तो समर सीजन्स में खासकर, तो उसको हीट वेव कहते हैं. तो जनरली जो इसका पीरियड रहता है वो मार्च टू जून का रहता है. ओके, तो एनडीएमए अब जो वल्नरेबल स्टेट्स हैं उनके साथ में क्लोजली वर्क कर रहा है हीट वेव के इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए. तो इसमें सस्टेन्ड एफर्ट्स लिए गए हैं, जैसे कि नेशनल गाइडलाइंस आती हैं. तो एनडीए में अलग अलग डिज़ास्टर्स के लिए गाइडलाइंस रिलीज़ करता है. तो हीट वेव की गाइडलाइंस टाइमली रिलीज़ करना. फिर जो 13, ओके रिमेंबर देयर आर 13 वल्नरेबल स्टेट्स जो हीट वेव से वल्नरेबल हैं, उनके हीट एक्शन प्लान्स को प्रिपेयर करवाना, फिर उनका फॉलोअप और मॉनिटरिंग करना. तो ये सब एनडीए में कैरी आउट करता है. ओके, नाउ ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अडॉप्ट दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन डिजिटल हेल्थ. तो कल ही हमने ये देखा था, 4th ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप सबमिट हुई है. और तो यहाँ पे याद रखना है कि अब दिल्ली डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया है ग्लोबल हेल्थ लीडर्स ने. तो ये डिजिटल हेल्थ के लिए है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. और इसमें जो WHO है ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसको मतलब लीडरशिप सौंपी गई है इन डिजिटल हेल्थ, कि डिजिटल हेल्थ को ज़्यादा बढ़ाया जाए और एक स्पेसिफिक मैकेनिज़्म इस्टेब्लिश किया जाए, ताकि जो भी मतलब मेंबर स्टेट्स हैं इस GDHP के और हु के, तो उनको आप डिजिटल हेल्थ में आप सेंट्रली कोऑर्डिनेट करो. ओके, तो हु को इस चीज़ की लीडरशिप दी गई है कि आप डिजिटल हेल्थ के लिए अपने मेंबर स्टेट्स को कोऑर्डिनेट करो. सो दिस वाज द दिल्ली डिक्लेरेशन, याद रखिएगा. और
और ये जो सबमिट हुई है ये ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल मीटिंग थी डिजिटल हेल्थ की, और इसको होस्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इन कोलैबोरेशन विथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड GDHP। ओके। और एविएशन कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया गया है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा, जिसकी थीम थी फ्लाइंग फॉर ऑल। तो ये इंडियन एविएशन के फ्यूचर को लेकर थी, और विजन सेट किया गया है 2040 का, उसी को रियलाइज करने के लिए कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसमें मतलब मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ऑर्गेनाइज किया था इन एसोसिएशन विथ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आई क्लास एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया याद रखिएगा एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में ही आती है। ओके। और इसके अलावा ग्लोबल एविएशन समिट 2019 का यहाँ पे बताया गया है, तो ये याद रखिएगा ये अभी जनवरी में ही मुंबई में हुई थी। ओके। सो दिस इज़ वाई एविएशन कॉन्क्लेव एंड दिस समिट आर इम्पॉर्टेंट। और इसमें जो मतलब बात की गई थी इंडिया को अभी उसका जो विजन 2040 की बात कर रहे हैं एविएशन से रिलेटेड, तो उसमें मेन एम हमारा यही है कि ड्रोन सिस्टम्स को डेवलप करना, फिर एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चरिंग, ओके, एंड फाइनेंसिंग ऑफ एयरक्राफ्ट फ्रॉम इंडियन एंड फॉरेन एयरलाइंस, और इंडियन एयरपोर्ट्स को नेक्स्ट जेन एविएशन हब्स में ट्रांसफॉर्म करना। ओके। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, जिसके लिए यहाँ पे सारी ये मिशंस वगैरह की बात की गई है। ओके। और यहाँ पे एक दिया गया, ये देखिए, प्रोजेक्ट रूपी रफ्तार। ओके। सो दिस इज फॉर एयरक्राफ्ट फाइनेंसिंग एंड लीजिंग फ्रॉम इंडिया। ओके। तो ये सारी पॉलिसीज अभी डेवलप की जा रही हैं रिलेटेड टू एविएशन। फाइन। और हालांकि आज सर्जिकल स्ट्राइक पे आपका डिफरेंट एक आज वीडियो कवर हो गया है, बट आई कुडेंट रेजिस्ट माई सेल्फ फ्रॉम इंक्लूडिंग दिस न्यूज़। तो मोमेंट ऑफ प्राइड अगेन फॉर अस। और स्ट्राइक ऑन JEM ट्रेनिंग कैंप एट बालाकोट ये किया गया। तो 14 फरवरी 2019 को सुसाइड इराक बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जैश ए मोहम्मद ने किया था, जिससे हमारे 40 CRPF जवानों की जान चली गई थी। और JEM जो है ये पाकिस्तान में ही एक्टिव रही है, और मसूद अजहर इसको लीड करते हैं, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो पाकिस्तान में बहावलपुर में है। ओके। नाउ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोस्क्राइब्ड बाय द UN। प्रोस्क्राइब्ड इज अनदर वर्ड फॉर बैंड और प्रोहिबिटेड। ओके। और दिस ऑर्गेनाइजेशन जो ये जैश ए मोहम्मद है, ये रिस्पॉन्सिबल रही है फॉर अ सीरीज ऑफ टेररिस्ट अटैक्स। जो 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुआ था वो भी इन्होंने किया था, और 2016 में पठानकोट एयरबेस पे भी जो अटैक हुआ था वो उसके लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल थे। ओके। तो अब ये इंटेलिजेंस मिला था कि JEM अभी दूसरा और सुसाइड टेरर अटैक अटेम्प्ट कर रहा है। तो इस डेंजर से बचने के लिए प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया गया था। ओके। तो यहाँ पे जो मतलब इनके हेड थे JEM के वॉज मौलाना यूसुफ अजहर। ओके। और ये याद रखिएगा प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हमने इसको कहा है, तो ये इट वाज अ नॉन मिलिट्री अटैक। मतलब सेक्रेटरी ने जो है यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि ये मतलब मिलिट्री अटैक तब होता अगर वहाँ के किसी मिलिट्री टारगेट को हम मिलिट्री पोस्ट को हम टारगेट करते, और अगर हम ऐसा करते तो वो एक्ट ऑफ वॉर होता। और उसको फिर वही है कि जो ग्लोबल कम्युनिटी है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये कहती कि आपने बदला लेने के लिए, आपने रिवेंज लेने के लिए किया है। सो दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट अ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। यानी कि आगे जैश ए मोहम्मद अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंस यदि और सुसाइड अटैक्स करता तो उससे बचने के लिए, तो हमने ये सेल्फ डिफेंस में किया है, इसलिए इसको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कह रहे हैं। ओके। और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने 2000 हालांकि ये कमिटमेंट किया था कि दे वुड नॉट अलाउ इट्स सॉइल और टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल टू बी यूज्ड फॉर टेररिज्म अगेंस्ट इंडिया, बट ऐसा हुआ नहीं है। ये हमने देखा है कि 2004 का इन्होंने भले किया होगा, बट वो सेंसलेस था। सो दैट वाज ऑल अबाउट द न्यूज़। और आप प्लीज़ क्वेश्चंस के जवाब दीजिएगा, लाइक कीजिए, अगर अनलाइक करें तो प्लीज़ गिव मी द रीज़न वाई यू आर अनलाइकिंग इट, एंड कीप गिविंग योर फीडबैक, कीप शेयरिंग आवर वीडियोज़, कीप लविंग अस, एंड थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।